चलिए हम लोग आज इस सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में देखिए क्या है। जलीय चक्र पहला टॉपिक दिया हुआ है। तो जलीय चक्र का मतलब क्या होता है? हाँ, साइकिल साइकिल, वाटर साइकिल। क्या होगा इसका मतलब कि सिंपल है कि समुद्र में पानी है, वाष्प बना, बादल बना, फिर बारिश हुई, फिर समुद्र में आ गया। ठीक है, तो यही होता है हमारा जलीय चक्र। अगर हम पर्यावरण में पढ़े तो पर्यावरण में भी चक्र होता है। क्या नाम है उसको, क्या कहा जाता है पता है? भू रासायनिक चक्र कहा जाता है उसको। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या हुआ, पौधा लिया, फिर वायुमंडल में गया, ये चक्र चलते रहता है। इसी तरीके से एक अवसादी चक्र होता है जो चट्टान के माध्यम से चलता है। तो वहाँ पे दो होता है, एक अवसादी होता है, एक गैसियस होता है। तो नाइट्रोजन आता है गैसियस में। चलिए, तो हम लोग यहाँ बात करें तो वाटर समय अब है कि महासागर। तो महासागर में पहला क्या है? अंतरः समुद्री उच्चावच। तो अंतः समुद्री उच्चावच में क्या क्या आता है? हम बताए थे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है जिसको हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे ये देखिए हम बताए थे ना कि ये हमारा, अगर हम मान लें कि ये हमारा अटलांटिक महासागर है, तो ये अमेरिका का तट अंदर पानी में डूबा हुआ है ना। और फिर इसके बाद क्या होगा, स्लोप हो गया ना, अंतः समुद्री। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा महाद्वीपीय क्या कहते हैं, मग्न तट। हाँ नहीं, इंग्लिश में उसको कहा जाता है, हिंदी में मग्न तट कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हाँ, उसके बाद हमारा आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय ढाल। और उसके बाद होता है हमारा मैदान, जो हम बताए थे अवेसल प्लेन, गहरे सागरीय मैदान। समझ गए? तो ये हमारा हो गया पहले समुद्र का उच्चावच। और फिर उसके बाद समुद्र के अंदर भी कुछ चोटियाँ पाई जाती है, कुछ पहाड़ होते हैं। ठीक, जिसे हमारा मध्य महासागरीय कटक है, मिड ओशनिक रिज। तो फिर उसके बाद हमारा आता है लवणता। लवणता से क्या मतलब है? सेलेनिटी अगर इंग्लिश में बात करें तो लवणता से क्या मतलब है? समुद्र के अंदर लवणता, इससे क्या मतलब है? नहीं, लवणता बेसिकली NaCl ले लीजिए ना। NaCl की मात्रा कितनी अधिक है? हाँ ठीक है, इसके साथ अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अन्य खनिज उसमें जुड़ते हैं, लेकिन प्रमुखता किसकी है? NaCl की प्रमुखता है। तो जितनी अधिक NaCl होगा उतना अधिक लवणता होगा। और जितना अधिक समुद्र में CO2 होगा, समुद्र में जितना अधिक CO2 होगा, तो इससे क्या फर्क मतलब होता है? जैसे समुद्र को कहा जाता है, ओशन को कहा जाता है कि ये कार्बन सिंक है। ओशन को कार्बन सिंक माना जाता है। तो जितना अधिक CO2 होगा समुद्र में, तो उसका क्या मतलब होता है? हुँ? नहीं, टेम्परेचर नहीं होगा, उसको कहा जाता है अम्लीयता, एसिडिटी। समुद्र की अम्लीयता बढ़ती है। अभी हम लोग कहते हैं ना कि समुद्र अम्लीयता बढ़ रही है, लगातार उसका pH मान जो है घट रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CO2 से होता है अम्लीयता, जबकि NaCl से होता है लवणता। ये थोड़ा सा अंतर रखना पड़ता है, नहीं तो आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि अम्लीयता भी वो लवणता ही समझ लेता है, लवणता को तो लवणता समझता ही, अम्लीयता को भी लवणता समझ लेता है। बट अम्लीयता, समुद्र की अम्लीयता बढ़ रही है CO2 के कारण। ठीक है, अब हमारा आता है तापमान का वितरण। ठीक है, तो तापमान के वितरण में हम क्या करें? एक तो देखिए कि हमारा क्या होगा तापमान। समुद्र में तापमान दो तरीका से वितरित होगा। एक तो अगर हम ये मान लेते कि अगर यही हम समुद्र मान ले, ये हमारा अगर अटलांटिक महासागर है, ये हमारा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से समय तापमान कुछ और होगा यहाँ पे इसके आसपास। फिर अगर हम 30-40 पे जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर कुछ और होगा। और अगर हम 70 पे जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा। एक तो ये हो गया। और दूसरा एक क्या हो जाएगा, गहराई के अनुसार, कि 1 मीटर गहराई पर टेम्परेचर कुछ और होगा, 100 मीटर गहराई पर टेम्परेचर कुछ और होगा, 500 मीटर गहराई पर टेम्परेचर कुछ और होगा। समझ गए ना? जो हम लोग वहाँ पर देखे थे विंड में, पवन में, हवा में, वायु में, कि उसका क्या है, एक तो क्षैतिज है, एक
ऊर्ध्वाधर है, जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम जैसे ही गहराई में जाते जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाएगा ना, ये नहीं घटेगा। और एक समय ऐसा आएगा समुद्र सतह पर कि वहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, माइनस में टेम्परेचर हो जाए। तो टेम्परेचर यहाँ पे 2 होगा, एक वर्टिकुलर भी होगा और एक हॉरिजेंटल भी होगा। तो तापमान समझ गए। अगर समुद्र के तापमान पर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमको दोनों टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा आता है महासागरीय तरंग धाराएं, ठीक है। तो तरंग धाराएं क्या मतलब हुआ? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ एक हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए कोमा दे के लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ है, यहाँ पे कोमा है, उसके बाद फिर यहाँ पे कोमा दे दिया महासागरीय तरंगे। तो महासागरीय तरंग एक अलग ही है, जो हमारा ज्वार भाटा के समय तरंग आती है या महासागर में तरंग चलते रहता है। अब उसके बाद दिया है धाराएं। तो धाराएं अलग होती है। धाराएं क्या है कि वो एक निश्चित दिशा में चलती है। हम बताते थे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, हाँ तो कोल्ड करंट, वार्म करंट। तो ये है हमारा धारा और तरंग दो अलग अलग चीज़ होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। तरंग अलग होता है और धारा अलग होता है, इसको समझ गए। चलिए अब हम लोग अगर आगे बात करें, इसमें कुछ दिया है इस चैप्टर में। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है महासागरीय जल। अब यहाँ कहता है कि आप जल के बिना नहीं जी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यह समझने पृथ्वी प्रकार के लिए आवश्यक घटक पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, ठीक है। और हम लोग का खोज चल रहा है कि चंद्रमा पर जल है कि नहीं है, प्रयास चल रहा है हमारा। जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं है, क्योंकि अभी तक जो किताब लिखा गया है तो अभी तक यही है कि नहीं है। अगर हो सकता है किसी ग्रह पे खोज हो जाए या चंद्रमा पर खोज हो जाए तो ये फिर अपना लाइन चेंज कर देगा कि नहीं यहाँ पे जल है पृथ्वी का अतिरिक्त, समझ गए। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है। हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण। अब सवाल है कि पृथ्वी पर कितना जल है, कितने परसेंट जो हमारा एरिया है पृथ्वी का, तो कितने परसेंट पे जल है और कितना परसेंट पे लैंड है। हाँ 71% पे जो है जल है और 29% पे हमारा लैंड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमारा आता है जलीय चक्र। तो ये पूरा का पूरा हमारा जलीय चक्र दिया हुआ है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ अगर जीएस में बस तो जलीय चक्र पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे मेंस में। चलिए ठीक है, ये फिगर लेकिन बना देना है, ठीक है। यही देखिए ऐसे कहा था कि कहाँ कैसे हम फिगर बना, डायग्राम बनाए, तो हर जगह नहीं ऐसे ही डायग्राम फिगर बनता है। नहीं उतना बड़ा आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आप सिंपल करेंगे कि ये हमारा महासागर हो गया, या ऐसे बना देंगे, ये ऊपर उड़ा देंगे, ये हो गया हमारा जलवाष्प, ठीक है। यहाँ पर आप बादल बना देंगे और यहाँ पे आप वर्षा करवा देंगे और इसको इधर कर देंगे, ये लिख देंगे वर्षा, ये हो गया बादल। बस ये फिगर बनाना और बीच में लिख देना जल चक्र। ये फिगर बनाना है, इतना नहीं बनाना है, ये तो 3D इमेज में बनाया हुआ है ना। तो ये बताए कि ये फिगर आपको बनाना है। तो ऐसे ही हम जो है ना डायग्राम अपने आंसर में पुट करते हैं, ठीक है। नहीं ज्योग्राफी में डायग्राम मस्ट है। ज्योग्राफी में अगर आप डायग्राम नहीं देंगे तो आपका आंसर जो है थोड़ा सा आधा अधूरा माना जाएगा। नहीं लिखने से ज़्यादा डायग्राम नहीं होना चाहिए था। यह देखिए आप इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी को देखिए, यहाँ पे क्या किया, जल चक्र को पहले एक्सप्लेन किया है आगे, फिर ना डायग्राम दिया है। हाँ तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये चीज़ वास्तव में है क्या, और फिर उसको डायग्राम से पोस्ट करना पड़ेगा कि ये इसका डायग्राम है। तो कुछ चीज़ें हम डायग्राम के द्वारा कहते हैं और कुछ चीज़ें हम लिख के कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम संपूर्ण डायग्राम ही चला दें, 1-2 लाइन लिखे तो काम नहीं चलेगा। 50-60% जो है थोड़ा सा आपका लिखावट होना चाहिए था और 30% के आसपास आपका डायग्राम होना चाहिए था,
तब जाके आंसर बैलेंसिंग एक्ट में रहेगा, नहीं तो सिर्फ डायग्राम ही लगेगा। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए मुझे नहीं लगता है आपको पढ़ने का आवश्यकता कोई इंपॉर्टेंट लाइन है। जल एक चक्र के रूप में महासागर धरातल पर, धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे हुआ पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है, बात सही है। बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल और ठोस का परिसंचन है। हम कल बताए थे, वायुमंडल में बताए थे कि हमारे वायुमंडल में जो है जल है वो तीनों रूप में रहता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। इसका संबंध महासागर, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीव क्यों लिखा था, ये पूरा का पूरा आपको जल चक्र में आ जाएगा। जब अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, हमने जल चक्र में तो अगर फिगर बनाया, सिर्फ महासागर बनाया, सिर्फ महासागर, लेकिन जो हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया था तो वो तो पौधा से हो रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए फिगर सब चीज़ का नहीं बनाया है, लेकिन आप फिगर से आधी बात ही कहते हैं ना। आप वहाँ पे क्या करेंगे, जल चक्र में महासागर बना सकते हैं, नदी बना सकते हैं और वहाँ से, लेकिन यहाँ देखिए जल कहाँ जा, महासागर से जल जाता है, भूपृष्ठ से जल जाता है, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान। जो हमारा पेड़ पौधा है, मनुष्य है, अगर आप भी धूप में तगड़ी धूप में कुछ देर खड़ा रहेंगे तो आपके अंदर भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। निर्जलीकरण से कहा जाता है डिहाइड्रेशन, तो पानी आपके शरीर में भी कम हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपके शरीर से भी पानी वाष्प बन के उड़ा ना। तो ये तो इतना फिर आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको मेंस में लिखना पड़ेगा, और फिगर सिर्फ आप एक बना सकते हैं। तो जब जल चक्र जब जल चक्र पे आप आंसर लिखेंगे तो सिर्फ महासागर को नहीं दर्शाएंगे, समुद्र को नहीं दर्शाएंगे, उसमें जीव जंतु को भी दर्शाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है ना कि इसका परिसंचन है, इसका संबंध महासागर या वायुमंडल, पृष्ठ, अधस्थल, जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से चलते रहता है। तो देखिए जल चक्र में कितने कंपोनेंट शामिल है। आगे चले, चलिए आगे हम लोग अगर बात करें, जलीय चक्र का चित्र है। अब ये थोड़ा याद रखने वाला चीज़ है, हो सकता है कभी पीटी में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमानी हमारा 2 पॉइंट, ये है सबसे अधिक हमारा जो महासागरीय जल है, और भूमिगत जल 0.68% है झीले में, और सबसे कम जल हमारा जैव मंडल में, इसमें है। हाँ, जैव मंडल में सबसे कम हमारा जैव मंडल नदी नाले में ये है। ये कई बार पूछा लेता है पीटी में, सिर्फ इसके बर्फ़ को लेके पूछ लेता है कि कितने % हमारा बर्फ़ के रूप में है। तो बर्फ़ के रूप में हमारा कितना हो गया वहाँ पे 2.05, और भूमिगत जल 0.68, मतलब भूमिगत जल से अधिक हमारा बर्फ़ के रूप में जल है। लेकिन ये भारत का आंकड़ा नहीं है, ये पूरे पृथ्वी का आंकड़ा है। तो बर्फबारी जो है सिर्फ भारत में नहीं, बाकी दुनिया में भी होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे स्पेसिफिक, एक तो घटक अलग हो गया, दूसरा प्रक्रिया। हमने आपको बताया था वहाँ पे बहिर्जनिक कारक और बहिर्जनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक रीजन्स। तो वहाँ पे हमने प्रोसेस बताया था। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि घटक और प्रक्रिया है। तो महासागरों में संग्रहित जल, ये क्या है, घटक है, क्योंकि यहाँ से जल ऊपर जाएगा। वायुमंडल में जल, वायुमंडल वाला जल नीचे आएगा, तो वायुमंडल वाला भी हो गया। हिम एवं बर्फ में पानी का संग्रह, धरातलीय जल का बहाव और भौम जल संग्रह। तो ये सारे के सारे क्या है, जल चक्र के घटक हैं। अब देखिए प्रक्रिया क्या होता है, महासागर से अगर जल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। वायुमंडल में जल का क्या होगा, संग्रहण होगा, और फिर उससे बर्षण होगा। फिर है कि हिम, तो हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में जल जाएगा। फिर कह रहा है कि धरातलीय जल बहाव, जलधारा के रूप में ताजा जल संग्रह एवं जल का रिसा होगा, और भौम जल का विसर्जन एवं झरने। तो ये हमारा जो पानी है, तो जल चक्र पूरी तरह समझ गए। तो हाँ, ये इनिशिएटिव है कि अगर वायुमंडल में जल गया तो फिर संग्रहण होगा, फिर वर्षण होगा। महासागर में तो वहाँ से वाष्पीकरण होगा, और ये क्या हिम से होगा तो वो पिघलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जल चक्र का प्रोसेस बताइए, तो हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ आप महासागर से जल को आसमान में उड़ा के नहीं गिरा देंगे,
वो तो आपका फिगर के लिए बताएगा, लेकिन आपको इतनी बातें अगर आप लिखेंगे तो समझिए कि आपका आंसर बहुत शानदार माना जाएगा। कोई लड़का सिर्फ महासागर से जल को उड़ा दे और कोई इतनी बातें लिखे और उसके बाद यहाँ पे महासागर के बारे में दे कि घटक कौन कौन से है, एक लिख देगा कि महासागर से जल चले गया, नहीं, महासागर से भी जल जाता है, ठीक है, वायुमंडल हिम से भी जल जाता है, धरातल जल भी जाता है और जीव जंतु से भी जल जाता है। तो ये हमारा हो गया जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे अगर बात करें तो सारणी तरह समलेख में देख लिया, पृथ्वी के धरातल पर जल के वितरण को दर्शाती है। क्या लिखा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71%, ठीक है, शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा एवं आर्द्र वायुमंडल। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे देखिए मृदा, तो जल तो मृदा में भी रहता है ना, तो वाष्पीकरण तो यहाँ से भी होता है, तो वाष्पीकरण में कितने सारे कंपोनेंट, तो जल हमारा हिमानियों के रूप में रहता है, हिमटोपी के रूप में रहता है, भूमिगत जल झील में रहता है, सरिता जीवों में संग्रहित होता है। जल यहाँ इतना इतना तक रहता है। तो अब वाष्पीकरण पे पूरा लिख लेंगे कि वाष्पीकरण कहाँ कहाँ से होता है। तो जल चक्र में सिर्फ एक कंपोनेंट महासागर नहीं है, जल चक्र के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जिसमें कि महासागर एक कंपोनेंट है, जीव दूसरा कंपोनेंट है, नदी नाला, हिम टोपी, ये सब अलग अलग कंपोनेंट है। समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो धरातल पर जल का इतना परसेंट है, प्रतिशत महासागर में अन्य स्थानों पर वाष्पीकरण शेष भाग धरातल पर रहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है तथा कुछ भाग हिम नदी के रूप में चले जाता है। उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूपों में जल का संकट पैदा हो रहा है। यहाँ से बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि जल का स्थानिक संकट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बिहार में देखिए कि उत्तरी बिहार में जल भरपूर है, नदियाँ भरपूर है, दक्षिणी बिहार में सूखा पड़ जाता है। नहीं, गया साइड अगर हम देखें, नवादा साइड देखें, औरंगाबाद में, तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। हाँ ठीक ठीक। तो चलिए यहाँ समझ गए, यही से क्वेश्चन बिहार में आया था। तो नदी के जल प्रदूषण ने इसको इस संकट को और बढ़ा दिया हुआ। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन होगा, वही हम बताने वाले थे कि बिहार पे इसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जल की मात्रा को, तो आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा टेक्निक हो जाएगा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सुधार सकते हैं। TECH होता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सुधार सकते हैं। व्यक्ति को जागरूक करके सुधार सकते हैं कि भाई आप अपने आसपास नदी नाला को गंदा मत कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अब जो कल एक वो क्वेश्चन था बीपीएससी का, वो दिखा रही थी, तो उसमें क्या था, उसमें पूछा था कि नैनो टेक्नोलॉजी की संभावनाएं कहाँ कहाँ हैं। क्वेश्चन था बीपीएससी में आया था कि नैनो टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाएं हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे जल साफ करने में, ठीक है। चलिए अब हमारा ये आ गया महासागरीय अधस्थल एवं उच्चावच। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं सब कुछ कि महासागरीय अधस्थल महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहत गर्तों में स्थित है। इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों प्रकृति, तो क्या क्या महासागरीय बेसिन, प्रकृति, उनकी भू आकृति अध्ययन करेंगे। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। अब देखिए जैसे हमारा हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर नीचे जाके मिला हुआ है, अब सीमांकन करना कठिन है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महासागरों में विभाजित किया है। उनका नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। तो 4 महासागर मुख्य महासागर है। एक अगर आप मैप में देखेंगे तो हिंद महासागर के नीचे और अंटार्कटिका से ऊपर उसको दक्षिणी महासागर भी लिखा जाता है, कहीं कि वो मैप में आता है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है। एक लड़का था हमारा दोस्त जो है, वो क्या कहते हैं, चिल मार रहा था, तो उसको पुलिस वाला पकड़ लिया। तो पुलिस वाला पकड़ लिया तो बोला पटना में, बोला सर पढ़ाई करते हैं, बोला पढ़ाई करते हो, बोला बताओ कितने महासागर हैं पृथ्वी पर। तो वो नहीं बता पाया, नहीं बताया तो जम के उसको धोया जो है SI। चलिए ठीक है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, अनेक समुद्र, खाड़ियाँ, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाओं, इन 4 बड़े महासागरों के भाग हैं। अब हमारा हिंद महासागर का भाग क्या है, बंगाली खाड़ी, अरब सागर,
फारसी खाड़ी, रेड सी, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, कितने सारे सागर हैं। मेडिटेरियन से अटलांटिक का पार्ट है ना, जिब्राल्टर के से जुड़ता है। चलिए हम लोग आगे चलें। अगला कार्य महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। ठीक है, महासागरों के जल के नीचे भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। महासागरीय अधस्थल के इंग्लिश क्या लिखा है? ओशियन फ्लोर, समझ गए? ठीक है, तो महासागरीय अधस्थल हमारा क्या हुआ? जो हम अभेसल प्लेन बताए थे, गंभीर सागरीय मैदान, जो नीचे वाला पार्ट, ये हमारा अगर हम महासागर मान ले इस तरह का, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? अधस्थल, जिसको हम लोग अभेसल प्लेन भी कहते हैं। तो यही कह रहा है कि महासागर अधस्थल प्लेन प्रमुख समुद्र का वो प्रमुख भाग है। ठीक है, भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। जैसे आप समुद्र तल हमारा क्या होगा? जहाँ पे पानी होगा उसके नीचे हम जाए तो लगभग 3 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक वो पाया जाता है। तो उससे ऊपर क्या होगा? हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा, तो महासागरीय मग्न तट और महासागरीय ढाल, और उसके नीचे हमारा महासागरीय अधस्थल। ठीक है, चलिए, महासागरों के जल के नीचे भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल लिखा ना, महासागरीय जल के नीचे महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने लक्षण का अपेक्षा जटिल होता है, विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। चित्र 13.2 में एक बार हम लोग 13.2 को देख लें। 13.2 कहाँ पे दिया हुआ है? 13.2 क्या हुआ? ये हमारा ये है फिगर, हाँ ये देख लीजिए, ये हमारा सेल्फ है, महाद्वीपीय ढाल है, उभार है, महासागर का। यही कहा कि इसके अंतर्गत इसके अंदर जो है क्या क्या है, देखिए बितलिया मैदान हमारा हो गया जो नीचे है, समुद्र में कहीं कहीं टीला है, कहीं कहीं द्वीप है, कहीं कहीं खाई भी है। तो धरातल का तो हम आसानी से देख लेते हैं, लेकिन समुद्र के अंदर आसानी से नहीं देखा जा सकता है। फिर ये देखिए हमारा महासागरीय कटक है। तो ये सब क्या है? ये महासागर के अंदर के रिलीफ है। उच्चावच को इंग्लिश में रिलीफ कहा जाता है। रिलीफ है, उच्चावच है कि किस किस तरह की आकृति है, किस किस तरह की संरचना महासागर के अंदर पाया जाता है। समझ गए इस बात को? तो चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। चित्र महासागरों की तलिम विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, क्या लिखा है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं महासागर के अंदर, सबसे गहरे गर्त, सबसे बड़े मैदान, उबड़ खाबड़ होते हैं, महाद्वीपों पर जाने वाले लक्षणों की तरह से लक्षण में विवर्तनिक ज्वालामुखी एवं निक्षेप की प्रक्रिया से। क्या पूछे था, बोलिए अब? यूभर, हाँ, अब कहीं पहाड़ होगा, कहीं पर्वत होगा, कहीं मैदान होगा, तो उबड़ खाबड़ तो होगा ना, इसी कारण उबड़ खाबड़ हो रहा है। अब देखिए, ठीक है, समझ गए ना? अब हमारा क्वेश्चन अगला हमारा है, तो महासागरीय अधस्थल जो है हमारा वो उबड़ खाबड़ क्यों होता है? क्योंकि महासागरीय अधस्थल पे भी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। कहीं पे गर्त हो गया, गड्ढा, कहीं पे पहाड़ हो गया, कहीं पे द्वीप हो गया, सॉरी द्वीप तो बाहर आ जाएगा, कटक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि महासागरीय अधस्थल का विभाजन। तो ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि महासागर अधस्थल का अगर आप विभाजन करेंगे तो महासागर अधस्थल के नीचे क्या क्या स्वरूप होता है। तो पहला क्या है, यहाँ पे देखिए 4 प्रमुख भाग बांटा गया है। महाद्वीपीय सेल्फ, जिसको हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, तीसरा हमारे गहरे समुद्री मैदान, और चौथा महासागरीय गंभीर। गंभीर का मतलब क्या है? वही जो नीचे नीचे गर्त होता है। इस विभाजन के अतिरिक्त महासागर तली पर कुछ छोटे छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटकें, पहाड़ियाँ, समुद्री टीला, निमग्न द्वीप, खाइयाँ और गड्ढे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि महासागरीय अधस्थल की विवेचना कीजिए, आप लिख देंगे
इस 4 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इस 4 के अतिरिक्त भी क्या होता है, कहीं कहीं कटक होता है, कहीं पहाड़ी होता है, ठीक है, कहीं पे समुद्री टीला होता है, कहीं पे द्वीप होता है, निमग्न द्वीप। निमग्न द्वीप का मतलब जो पानी में डूबा हुआ है, खाया, गड्ढे। तो ये हमारा जो है पृथ्वी समुद्र तल पे पाया जाता है, समुद्र तल के अंदर, और धरातल पे समुद्र के नीचे, पानी के नीचे पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको मेंस में काम देगा, कि मेंस में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि महासागरीय अधस्थल के विस्तार की विवेचना कीजिए, या महासागरीय अधस्थल पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं स्पेशल कि महाद्वीपीय सेल्फ क्या है, इसको हम लोग कहते हैं मग्न तट। तो महाद्वीपीय सेल्फ, प्रत्येक महाद्वीप, क्या लिखा, प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा खाड़ियों से घिरा होता है, उथले समुद्र और खाड़ी से। तो जैसे अगर हम नदी में भी उतरते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे पानी बढ़ते जाता है। यही समुद्र का हाल है कि धीरे धीरे पानी बढ़ेगा। तो यही कहा कि जो स्टार्टिंग वाला होता है ना, क्या लिखा है, यह महासागर सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री की औसत प्रवणता क्या होता है, स्लोप, जिसका स्लोप 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बहुत कम होगा ना के बराबर, थोड़ा सा होगा। तो अगर जिसका स्लोप 1 डिग्री बराबर हो या उससे भी कम हो, ठीक है, या उससे भी कम हो, यह सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। तो क्या होगा, जहां पे हमारा 1 डिग्री, तो महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय सेल्फ, उसके बाद शुरू होगा ढाल, स्लोप। तो वही कह रहा है कि ये सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाता है, जहां ढाल अधिक हो जाती है वहां से कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू हो जाता है। बेसिकली ये 200 से 300 किलोमीटर तक फैला रहता है, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ हमारा लगभग 200 किलोमीटर के आसपास तक रहता है। ठीक है, समझ गए। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि औसत चौड़ाई इसकी 80 किलोमीटर होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस महासागर में है। जैसे अंटार्कटिक महासागर, जो हमारा अटलांटिक महासागर, इसमें काफ़ी लंबा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है हमारा, तो 80 किलोमीटर कम थोड़ी होता है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ अगर 80 किलोमीटर तक हो, बहुत बड़ा हो गया, जिसे सेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय सेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में विभिन्न होती है, लिखा हुआ है भिन्न भिन्न होती है। महासागरीय सेल्फों की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर होती है। कुछ सीमांतों के साथ सेल्फ नहीं होते अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट तथा सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। तो कहेंगे क्या होता है ना, काफ़ी संकीर्ण होता है, कभी काफ़ी छोटा होता है। जैसे आप देखिए चिली का तट, तो चिली बहुत छोटा सा देश है और वहाँ पे क्या है, पहाड़ उठा हुआ है, तो थोड़ा कम है। फिर हमारा जो यहाँ पे लिखा सुमात्रा, तो सुमात्रा का एक द्वीप है, तो वहाँ पे कम है, लेकिन सामान्यतः 80 किलोमीटर होता है। इससे अधिक भी होता है, इससे कम भी होता है। चिली के तट पर, सुमात्रा के पश्चिमी तट पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन सेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। तो आर्कटिक महासागर हमारा कहाँ है, उत्तरी ध्रुव पे, और साइबेरिया सेल्फ हमारा रसिया के पास, ऊपर रसिया का ही पार्ट है। तो क्या यहाँ पे देखिए कितना, 1500 किलोमीटर तक सेल्फ की चौड़ाई है सिर्फ। और सेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर देती। 30 मीटर बहुत अधिक गहरा तो नहीं हुआ, जहाँ समुद्र कई किलोमीटर गहरा है, 30 मीटर तो वहाँ से अधिक गहरा नहीं हुआ। तो यही कह रहा है कि सेल्फ इतना गहरा होता है और इतनी चौड़ाई होती है इनकी सेल्फ की। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में